हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। पहला टेस्ट है ध्येय आईएएस का टेस्ट है। इसके अलावा बाकी जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन है उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है एंड दोनों में दिया गया है इंग्लिश में और हिंदी में, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पॉलिटी का है। डिसीजन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैन बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता क्या है। तो देखो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। क्वासी जुडिशियल बॉडी होने का मतलब ये है कि वो कोर्ट नहीं है एक्चुअली में, लेकिन उनके पास जो शक्तियाँ हैं वो कोर्ट जैसी हैं। जैसे अदालत नहीं है लेकिन निर्णय लेने की क्षमता है, निर्णय लेने की शक्ति है, किसी को सज़ा देने की शक्ति है, तो इसको ट्रिब्यूनल को हम कहते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो यहाँ पे देखो जब ये निर्णय लेते हैं तो वो जो उनके डिसीजन होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास तो पावर है ना। सुप्रीम कोर्ट तो एपीलेट बॉडी है, इसके पास जितने भी सारे कोर्ट्स हैं उनके डिसीजन चैलेंज हो सकते हैं। तो इसके पास भी जो ट्रिब्यूनल है इसके भी डिसीजन चैलेंज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होते हैं? ये होते हैं ऑप्शन ए आर्टिकल 323A के अंतर्गत। तो देखो 323A जो है वो पार्ट 14 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको ऐड किया गया था 1976 में इसको ऐड किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था उसके अंतर्गत इसको ऐड किया गया था। तो इसमें दो ही आर्टिकल हैं, एक तो आर्टिकल 323A है जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, और दूसरा आर्टिकल बी है 323B, जिसमें और ट्रिब्यूनल्स आते हैं जो कि प्रशासन से संबंधित नहीं हैं, जैसे करप्शन से हैं, टैक्सेशन से हैं, ये सब 323B में आते हैं। और ये क्यों बनाए गए थे? ताकि जो जुडिशरी का वर्कलोड है उसको कम किया जाए। इतने सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो उस वर्कलोड को कम करने के लिए ये ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्वेश्चन है। तो देखो एक होती है राज्यसभा। राज्यसभा सेंट्रल लेवल पे होती है, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे होती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उसमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इट इज़ अ परमानेंट हाउस, बिल्कुल सही बात है, परमानेंट हाउस है ये। 2/3 मेंबर ऑफ रिटायर एवरी 2 ईयर, तो ये गलत है इसमें से। तो देखो 1/3 होते हैं, 2/3 नहीं होते। 6 साल का टर्म होता है, बिल्कुल सही है। और इट कैन बी अबॉलिश बाई पार्लियामेंट आफ्टर द रिजोल्यूशन इज पास्ड बाई लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सही बात है। ये पार्लियामेंट जो है इसके द्वारा इसको अबॉलिश किया जा सकता है। जैसे पार्लियामेंट इसको बनाती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ऐसे इसको अबॉलिश भी कर सकती है। तो जो बनाने का काम है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ये पार्लियामेंट का होता है। और इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 169 के अंतर्गत स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाती है पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है तो हु विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंड अ 2 टायर मॉडल फॉर पंचायती राज। देखो पंचायती राज जब बना था उसके लिए किसी ने 2 टायर मॉडल सजेस्ट किया, किसी ने 3 टायर किया, किसी ने 4 टायर किया। तो इसमें से 2 टायर किसने किया था? तो देखो सबसे पहले आई थी बलवंत राय मेहता कमेटी। इसका ईयर भी पूछ लेते हैं, तो देख लो 1957 में आई थी। फिर इसका जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, इसने 3 टायर जो पंचायती राज था वो रिकमेंड किया, यानी कि एक है इसमें विलेज लेवल पे, एक है इसमें ब्लॉक लेवल पे, और एक है इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 3 टायर पे इन्होंने पंचायती राज को सजेस्ट किया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है 1957। ओके, 2 टायर पे क्या था? अशोक मेहता कमेटी ने, जो इसके आई थी 20 साल बाद आई थी, यानी कि 1977 में आई थी। इसने 2 टायर को रिकमेंड किया। और जो 1985 में आई थी ये थी GV के राव कमेटी। यहाँ से क्या हुआ, 1985 में GV के राव कमेटी आई थी। ये भी पंचायती राज के रिकमेंडेशन से रिलेटेड थी, इसको भी याद रख लो इसका सन। और जो LM सिंघवी कमेटी थी ये पंचायत से रिलेटेड थी। पंचायत से रिलेटेड इसका मतलब ये है कि 73rd और 74th जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको पंचायती राज का दर्जा मिला, वो इस कमेटी के अंतर्गत हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है LM सिंघवी कमेटी। बात हो रही है यहाँ पर 2 टायर की, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 टायर अशोक मेहता जी ने रिकमेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सी ऐसी फंडामेंटल ड्यूटी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका मेंशन नहीं है? तो देखो पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, ठीक है, लेकिन बाद में 11 हो गई, जो हुई थी 86th अमेंडमेंट जो हुआ था उसके वजह से 11 ड्यूटी ऐड हो गई। तो 86th अमेंडमेंट में कौन सी ड्यूटी ऐड हुई थी कि जो 8 से 14 साल के जो बच्चे हैं
उनको शिक्षा का अधिकार प्रदान करना। तो 11 हो गई थी। इसमें से कौन सी नहीं है? इसमें से देखो, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड रिनाउंस वायलेंस, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये स्टेट का जिम्मेदारी है। तो स्टेट की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आएगी ये, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत। और फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4 में है। ओके, टू रिस्पेक्ट एंड फॉलो द हाई आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू सर्व द नेशन व्हेन कॉल्ड अपन, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। इसमें से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी, ये स्टेट के अंतर्गत आता है, ना कि सिटीजन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटम स्पीकर इज करेक्ट? प्रोटम स्पीकर के बारे में पूछा है इस क्वेश्चन में। तो देखो, पहला ऑप्शन है, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा इज जनरली अपॉइंटेड एज प्रोटम स्पीकर, यानी कि जब लोकसभा निर्वाचित बनती है तो उसमें से जो सीनियर मेंबर होता है उसको प्रोटम स्पीकर नियुक्त कर लिया जाता है। सही बात है। प्रोटम स्पीकर जो होता है वो एडमिनिस्टर करता है जो भी ओथ ली जाती है नए इलेक्टेड मेंबर के द्वारा। ये भी सही है इसमें से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही इसमें करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच आर्टिकल अ स्पेशल प्रोविजन हैज़ बीन मेड दैट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ऑफ गोवा शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 मेंबर, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये विशेष प्रोविजन उपलब्ध किया गया कि गोवा जो है उसकी राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। तो देखो, वैसे तो जो स्टेट असेंबली होती हैं उनमें मैक्सिमम 500 होते हैं, मिनिमम होते हैं 60, लेकिन जो गोवा है उसका राज्य का एरिया ही इतना छोटा है तो इसमें 60 से कम है। तो इसका जो प्रोविज़न दिया गया है कि 30 मेंबर्स से कम नहीं होने चाहिए, ये दिया गया है ऑप्शन डी, आर्टिकल 371 के अंतर्गत। तो देखो, 371 जो आर्टिकल है ये स्पेशल प्रोविज़न देता है कुछ अलग वाले, कुछ स्पेशल वाले स्टेट को। तो 371 के अंतर्गत आता है महाराष्ट्र और गुजरात के स्टेट आते हैं 371 के अंतर्गत। 371 ए की बात करें तो इसमें नागालैंड की स्टेट के बारे में बात होती है। बी में होती है असम की बात, ठीक है। सी में मणिपुर की होती है। डी में आंध्र प्रदेश की होती है। और यहाँ पे सिक्किम की होती है, ऑप्शन एफ में होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे मिजोरम की होती है जी में, और जे की होती है कर्नाटक की, तो आई की होती है गोवा में। ओके, 6 में डी सही है। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा कमीशन है जिसे रिकमेंड किया था ऑल इंडिया सर्विस एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव और इंडस्ट्री के लिए भी होनी चाहिए? तो देखो, कि कौन से कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था ऑल इंडिया सर्विस जो है वो एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव इंडस्ट्री के लिए भी होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरकारी कमीशन जो है। देखो, इन चारों का टाइमलाइन भी दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, इनको भी याद रख लो। तो ये सारे जो कमीशंस हैं ये स्टेट और सेंट्रल रिलेशन से रिलेटेड हैं। तो सरकारी कमीशन भी जो है ये स्टेट और सेंटर से रिलेटेड है, ठीक है। और इन्होंने 1983 में गठन हुआ था और रिपोर्ट सौंपी थी इन्होंने अपनी 1987 में। तो ये सब जो है सेंट्रल स्टेट से रिलेटेड है। और 4 ऑप्शन क्वेश्चन इसमें कवर हो गए आपकी, कि इसमें आप टाइमलाइन भी याद रख लो। जैसे राजनंबार कमीशन जो है 1969 में, सरकारिया कमीशन 1983 में, पूंछी कमीशन 2007 में, एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म 2005 में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। पार्ट 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके बारे में कौन से कथन सही है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट? तो ऑप्शन ए कहता है प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट आर नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट। बिल्कुल सही बात है। पार्ट 4 में आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसके जो स्टेटमेंट हैं, जो इसके लाइंस हैं, नीति के लाइंस हैं, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, कि ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप स्टेट से कि इनको मानो ही मानो। और प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट आर बेसिक इन नेशंस ऑपरेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा? तो इनमें से किस आर्टिकल के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो हैं उनके लिए प्रोविज़न बनाया गया है लोकसभा में, उनकी रिजर्वेशन के लिए? तो देखो, ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 330, मतलब 330 आर्टिकल के अंतर्गत है। लोकसभा में जो मैक्सिमम संख्या है वो 552 है, प्रेजेंट में 545 हैं लोग। 2 मेंबर यहाँ पे नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। 543 सीट यहाँ पे इलेक्शन से भरी जाती हैं और 2 मेंबर नॉमिनेट होते हैं। 15% इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं।
जो 330 आर्टिकल है रिजर्वेशन की बात करता है SC और ST के लिए लोकसभा में, ओके। और जो 332 आर्टिकल है ये बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर लोकसभा और क्या नाम है ST और SC के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ओके। तो दोनों ही आर्टिकल याद रखना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 11 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इक्वलिटी हैज़ बीन अटेम्प्टेड बाई आर्टिकल 78 और 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो 17 आर्टिकल है यानी कि जो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, 18 आर्टिकल है टाइटल्स को ख़त्म करना, जैसे लोग अपने नाम के आगे महाराज लगा देते हैं, राजा लगा देते हैं, इन सब टाइटल को ख़त्म करने के लिए जो 18 आर्टिकल प्रोवाइड किया गया। तो दोनों आर्टिकल से क्या बात करता है, कौन सी समानता की बात करता है, तो आर्टिकल 14 जो है और 18 से 14 तक यानी कि जो ये 5 आर्टिकल हैं इक्वलिटी की बात करते हैं, ओके। तो इस कौन सी इक्वलिटी इनसे मेंशन होती है, जो आपने पढ़े होंगे 14 से 18 आर्टिकल, तो इनमें कौन सी इक्वलिटी मेंशन होती है, तो इसमें है ऑप्शन सी सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं यहाँ पे, सामाजिक समानता की, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है कि कौन सा फंक्शन नहीं है इसका। तो देखो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, ये तो बहुत ही बड़ा इसका राइट है कि जो फंडामेंटल राइट यदि आपके वियोलेट हो जाते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत। जुडिशियल रिव्यू की भी इसके पास पावर है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी उनको पास अधिकार है कि वो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। पार्डनिंग द कन्विक्टेड प्रिजनर, ये इनके पास अधिकार नहीं है कि किसी को क्षमा करना, ये वाली शक्ति प्रेसिडेंट के पास है आर्टिकल 72 के अंतर्गत, ओके। ये इनके पास नहीं है, ये शक्ति प्रेसिडेंट के पास है, तो इसमें से ये सही हो जाएगा। और टू गिव द डिसीजन ऑन डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ये इनके पास है, तो इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पार्डनिंग वाली शक्ति इनके पास नहीं है। 13 पे आते हैं, यहाँ पे आर्टिकल दिए हैं और कौन सा प्रोविजन है वो दिया है, आपको मैच करना है। तो आर्टिकल 320 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 330 ये तो अभी हमने देखा था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है ये। 324 जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। तो देखो आर्टिकल 324 ये ऑप्शन ए है इसका, तो डी का 1 ऑप्शन किस किस में है, तो सी और डी में है, तो यहाँ से चेक करना पड़ेगा हमको। और जो 330 है यहाँ पे हमने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात की थी 330 में, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तो बात इसमें 323A में की थी, ठीक है, याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं रखना है, यहाँ से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। तो सी का 2 होगा एंड बी का यहाँ पे 4 होगा एंड 324 का यहाँ पे ए होगा और 320 का होगा पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए का 3, 320 का 3 एंड बी का 4, 330 का यानी कि रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, सी का यहाँ पे होगा 2 यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और इलेक्शन कमीशन का 324। 14 क्वेश्चन भी बढ़ते हैं कि देयर कैन नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, इट इज़ रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो सेशन होते हैं उनके बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, तो ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्टिकल 85। तो देखो मैक्सिमम जो है वो 3 सेशन हो सकते हैं पार्लियामेंट में। सबसे पहला सेशन होता है बजट सेशन जो शुरू में होता है साल के, फिर आता है मॉनसून, फिर आता है विंटर, 3 तरह के सेशन होते हैं और मिनिमम हो सकते हैं 2 और मैक्सिमम हो सकते हैं 3, तो ये प्रोविज़न है आर्टिकल 85 के अंतर्गत। राज्यसभा कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस अंडर आर्टिकल 312 बाय, तो एक कितनी मेजोरिटी के साथ ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की जाती है राज्यसभा के द्वारा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, पार्लियामेंट हैज़ नो रोल इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस वेयर, तो पद को हटाने की संसद में किसकी भूमिका नहीं होती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रिमूवल ऑफ अटॉर्नी जनरल। तो देखो जो अटॉर्नी जनरल हैं ये प्रेसिडेंट की इच्छा से पद ग्रहण करते हैं और उन्हीं की वजह से हटाए जा सकते हैं, वो ही इनको हटाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ओके। इन सब में पार्लियामेंट का योगदान होता है लेकिन इसमें प्रेसिडेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पेशवा बाजीराव सेकंड वाज द फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी ट्रीटी ऑफ अलायंस बेलेसरी। तो देखो सब्सिडियरी ट्रीटी वैसे थी क्या, जो भी ब्रिटिश के लोग थे वो अपनी आर्मी को लगाते थे आसपास के इलाकों में ताकि वहाँ पे प्रोटेक्शन बना रहे, राजाओं का प्रोटेक्शन बना रहे, तो जो राज्य रियासत थी
उनके राजा को सब्सिडी के रूप में कुछ पैसा देना पड़ता था, क्योंकि उनके रख रखाव के लिए, उनके पास इतनी आर्मी नहीं थी, तो उनके रख रखाव के लिए वो ब्रिटिश लोगों को पैसा देते थे, और बदले में जो ब्रिटिश लोग थे वो उनको रख रखाव के लिए आर्मी देते थे। ठीक है, तो ये थी सब्सिडरी अलायंस। तो ये मराठा सरदार में पहले एक्सेप्ट की थी पेशवा बाजीराव सेकंड ने, बिल्कुल सही बात है। ट्रीटी ऑफ सगौली रिलेटेड टू एंग्लो अफगान वार, ये नहीं। ट्रीटी ऑफ सगौली जो थी वो एंग्लो नेपाल से रिलेटेड थी, अफगान से नहीं। ओके। सिक्किम वाज मर्ज्ड विद इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डलहौजी, तो 19 ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन ए 1 और 3। ओके। सबसे पहले ये बात करें कि जो सब्सिडरी अलायंस थी सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे तो मराठा की बात हो रही है, लेकिन सबसे पहले ये एक्सेप्ट हुआ था 1798 में, जो कि निजाम ऑफ हैदराबाद ने इसको एक्सेप्ट किया था सबसे पहले। ओके। लॉर्ड वेलेस्ली ने चालू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। तो न्यूज़पेपर दे गए हैं और किसके फाउंडर, तो देखो इसमें जो बहिष्कृत भारत है ये BR अम्बेडकर के द्वारा चालू किया गया था। दैनिक आज ये शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा सही है ये। एंड स्वदेश वाहिनी ये के रामकृष्ण पिल्ले के द्वारा, ये भी सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा, ये तीनों सही हैं, लेकिन जो बहिष्कृत भारत है ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा चालू किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं। तो इसमें से जो नहीं करेक्ट है वो बताना है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन 1902 ए यूनिवर्सिटी कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस रेले। ठीक है, तो इन विच इंडियन मेंबर वर, कौन से इंडियन मेंबर थे, तो देखो ये क्वेश्चन आपका कवर हो गया। 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन सेटअप हुआ था थॉमस रेले के अंतर्गत। तो कौन कौन से इंडियन थे उसमें, इसमें थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी, ये दोनों थे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बैंड द वर्किंग ऑफ चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर ऑफ एज इन अ फैक्ट्री। तो 20 क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा 7 वर्ष से कम बच्चों के कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 AD। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सेंट फाउंडेड द उदासी संप्रदाय। तो इनमें से किस सेंट ने उदासी संप्रदाय को फाउंड किया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रीचंद। ये गुरु नानक जी के बेटे थे। हालांकि जो गुरु नानक जी थे उन्होंने अपने पद पर, गद्दी पर उन्होंने अपने शिष्य को बिठाया था, लेकिन ये इनके बेटे हैं और उदासी संप्रदाय इनके द्वारा ही फाउंड हुआ था। 23 पे आते हैं। ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके फाउंडर कौन है, तो इसका जो है वो है ऑप्शन सी हरिजन सेवक संघ भी इसको कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज अर्लियर नोन एज ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग, तो इसको कहा जाता है हरिजन सेवक संघ। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाई गई थी। तो देखो इसमें से और भी देख लेते हैं। गांधी जी ने इसकी स्थापना 1932 में की थी, याद रखना, ईयर याद रखना। ओके, 1932 में इसकी की थी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो था ये केरल में हुआ था, EV रामास्वामी अय्यर, यानी कि साउथ इंडिया में हुआ था EV रामास्वामी अय्यर के द्वारा 1925 में। बहिष्कृत सभा तो हमने अभी देखा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा हुई थी। कौन सा सन था, ये हुई थी 1924 में। ओके, याद रखना। चलिए 23 है, कौन इसमें से बताना है कि इस कौन से पर्सन की बात हो रही है। तो ही वॉज प्रोफिशिएंट इन तर्किश लैंग्वेज, ये तुर्की भाषा में प्रवीण थे और जहांगीर ने इनको 400 मनसब दिए थे। ही अटेंड द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान और फिरंगी खान भी इनको कहा जाता था, यानी कि उनको टाइटल मिला था इंग्लिश खान और फिरंगी खान का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हॉकिंस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश एम्पायर का परक्यूसर किसे कहा जाता है, यानी कि अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी किसको कहा जाता है, कौन से गवर्नर को कहा जाता है, तो ये है ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। इनको जो है बोला जाता है फाउंडर इंग्लिश एम्पायर का। 25 पे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन दी गई है और फाउंडर दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो देखो इंडिया होम रूल सोसाइटी ये श्यामजी कृष्ण बर्मन के द्वारा फाउंड की गई थी, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। पेरिस इंडियन सोसाइटी मैडम कामा के द्वारा, ये भी सही है। यूनाइटेड इंडिया हाउस तारक नाथ दास के द्वारा, ये भी सही है। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका सोहन सिंह भगना, यानी कि चारों सही हैं, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। 26 पे आते हैं। चार्ल्स मेटाकॉल्फ इज कॉल्ड लिबरेटर ऑफ प्रेस। चार्ल्स मेटाकॉल्फ को प्रेस का लिबरेटर कहा जाता है। एंड मेटाकॉल्फ ने इम्प्लीमेंट किया था लाइब्रेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट, तो दोनों ही इसमें सही हैं। और देखो जो रीजन है वो इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, यानी कि चार्ल्स मेटाकॉल्फ को लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था इंडियन प्रेस एक्ट, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा सही। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
27 पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस एंड द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो फादर इंडिया का सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ किसको माना जाता है? एक मिनट रुको, इसमें फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस और फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। तो देखो इन्होंने, राजा राम मोहन जो थे, इन्होंने विलियम बेंटिंक के टाइम में, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल है इंडिया के, 1833 में इन्होंने इस एक्ट को पास किया। 1830 में इन्होंने स्त्री प्रथा लागू की, ठीक है, सती प्रथा। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज फाउंड किया। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई राजा राम मोहन रॉय की। 28 में बात करते हैं, संगम लिटरेचर में कावेरीपट्टनम किससे रिलेटेड है? तो ये है ऑप्शन सी, चोला से। फेमस डिवोटी पोइट गोस्वामी तुलसीदास वॉज नॉट ए कंटेम्प्रेरी ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग। तो देखो बाबर तो पहले ही चले गए थे, इसमें से वो अकबर के थे और जहांगीर के थे, वो किसके नहीं थे? ऑप्शन बी इसका सही है, बाबर के नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनथ्रोनमेंट ऑफ हुम अमंग द फॉलोइंग सल्तनत पीरियड रूलर इज कंसिडर्ड टू द बिगिनिंग ऑफ इंपीरियलिस्ट ईरा ऑफ सल्तनत पीरियड। तो देखो सल्तनत पीरियड का जो इंपीरियलिस्ट ईरा का बिगिनिंग कहा जाता है, वो इनमें से कौन से रूलर को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बालवन को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑथर दिए गए हैं और कंपोजिशन दिए गए हैं, आपको इसमें से सही बताना है कौन सा सही है। तो देखो इसमें से विज्ञानेश्वर, इसको मीठा कचरा बोला जाता है और हिंदू लोगों के बारे में बात की जाती है इसमें। मद माधव जो है वो नगासुर विजय की कंपोजिशन है। जयदेव की गीत गोविंद एंड शंकरा विजयम, ये इनकी नहीं है, ये है विद्यारण्य की, होगी ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चंद्रगुप्त वन इज और आर करेक्ट। तो चंद्रगुप्त वन के बारे में बताना है कौन सी करेक्ट है। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराज अधिराज, सही है ये। क्रेडिट ऑफ स्टार्टिंग द गुप्ता संबंध गोज टू हिम, ये भी सही है। ही इंट्रोड्यूस द सर्कुलेशन ऑफ सिल्वर, इन्होंने गोल्ड करे थे, ओके। सिल्वर जो किए थे वो चंद्रगुप्त सेकंड ने किए थे, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, बाकी इसमें सब सही है, ओके। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मम्मल स्टाइल फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर। तो मल्लम एक शैली थी, मंदिर बनाने की शैली थी, ओके। यहाँ पे मंदिरों का निर्माण होता था इस शैली के अंतर्गत। तो जैसे मंदिर बनाने की जो शैली थी, इसमें क्या होता था, ये रथ वाली शैली थी, ओके। तो रथ की तरह मंदिर बनाए जाते थे, रथ की शेप में। तो देखो एक है अर्जुन रथ, एक है द्रौपदी रथ, एक है भीम रथ, सहदेव रथ, ये गणेश रथ, ये सब रथ इस शैली के द्वारा बनाए गए थे, रथ की टाइप में टेम्पल बनाए गए थे। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे नरसिंह वर्मन। इन्होंने एक महाबलीपुरम नगर बनाया था, जिसको पहले मम्मलपुरम नगर बोला जाता था, तो उसी के नाम पे ये शैली रखी गई थी, ओके। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि रथ शैली किसने बनाई थी, तो इसका सही उत्तर है नरसिंह वर्मन, ओके। हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ तैमूर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया। जब तैमूर का आगमन हुआ भारत में, उस टाइम पे रूलर कौन थे दिल्ली के? इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ओके। ऑप्शन बी सही है, इसमें नसरुद्दीन महमूद इसमें सही आंसर है। 35 पे आते हैं, यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलाना है फॉलोइंग वर्ड्स को। तो दोहरिया का युद्ध, बैटल ऑफ दोहरिया, बैटल ऑफ सरेपॉल, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चौसा। तो देखो बैटल ऑफ खानवा जो हुआ था, ये हुआ था 1527 में, ओके। खानवा एक जगह है, वो गांव का नाम है, ये आगरा में है, और बाबा और राणा सांगा के बीच ही हुआ था। बैटल ऑफ चौसा जो हुआ था वो 1539 में हुआ था, बक्सर जो कि बिहार में है वहाँ पे हुआ था। तो 1527, 1539। और जो बैटल ऑफ दोहरिया था ये 1532 में हुआ था, और बैटल ऑफ सरेपॉल जो था 1502 में हुआ था, ओके। तो इसका सही हो जाएगा सी, यानी कि सबसे पहले 2 जो कि 1502 में है, फिर 3 जो कि 1527 में है, फिर 1 जो कि 1532 में है, और फिर चौसा 1539 में, ओके। जो बैटल ऑफ चौसा हुआ था, ये बाबर के बेटे जो थे हुमायूं, शेरशाह सूरी, इनके बीच हुआ था, ओके। रेवेन्यू प्रिंसिपल ऑफ लोधी वाज बेस्ड ऑन। तो लोधियों का राजस्व सिद्धांत किस पर आधारित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इक्वलिटी ऑफ अफगान चीफ्टियंस, यानी कि अफगान सरदारों की समानता पर। 37 पे आते हैं। तो इंडस सिविलाइजेशन जो थी वो एक सिविलाइजेशन थी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि इसको इस सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। इन दिस सिविलाइजेशन द नॉलेज ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग इज देयर बट इट कैन नॉट बी रीड। मतलब वहाँ पे लोग लिखते थे, आपने देखा होगा कि शिलाओं पे लिख रहे हैं, पत्थरों पे लिख रहे हैं,
ऐसे ही लिख रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्योंकि वो उनकी अपनी लैंग्वेज थी, वहाँ पे पढ़ा नहीं जा सकता कि एक्चुअल में वो लिख क्या रहे हैं। तो इसमें दोनों ही सही हैं और ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। ओके, यानी कि ये दर्शाती है कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था, क्योंकि इसमें पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38। बुद्धिस्ट लिटरेचर इज कॉल्ड त्रिपिटक, बिल्कुल सही बात है। बुद्धिस्ट लिटरेचर को त्रिपिटक कहा जाता है। जैन लिटरेचर को आगम कहा जाता है, ये भी सही है। लॉर्ड बुद्धा जो थे शाक्य डायनेस्टी से थे, ये भी सही बात है। ऋषभ देव जो थे वो पहले तीर्थंकर थे जैनिज्म की इंडिया में। तीर्थंकर का मतलब होता है जिसने तप से ज्ञान प्राप्त किया हो, तो इन व्यक्तियों में क्रोध, अभिमान, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और बुद्धिस्ट की बात करें तो यहाँ पे 4 काउंसिल हुई थी और ये सारे फैक्ट सही हैं यहाँ पे, तो इसमें सही हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ये संस्कृत कॉलेज फॉर हिंदू लॉ एंड फिलोसफी इन वाराणसी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1791। वाई? तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जोनाथन डंकन के द्वारा हुई थी इसकी स्थापना। होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द उत्तर प्रदेश किसान सभा विच वाज फॉर्म इन द अवध इन ईयर 1918। तो किसान सभा थी उत्तर प्रदेश की जो 1980 में हुई थी, तो कौन सा पर्सन इससे एसोसिएटेड नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे इससे एसोसिएटेड। ओके, इन सिमलाई कॉन्फ्रेंस ईयर ऑर्गेनाइज्ड in Simlai conference was organized by Viceroy Bevel in the year 1945. Who among the following headed the Congress delegation? तो वायसराय बेवल द्वारा वर्ष 1945 में शिमला आयोजन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व में से किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये हुआ था। तो मेंबर पूछा है कैबिनेट मिसाइल प्लान का, तो इसमें हो जाएगा सही ऑप्शन ए, लॉर्ड पैथरिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 पे। यहाँ पे सेंट दिए गए हैं और वर्क एरिया पूछा है। तो शंकर देव जो हैं वो असम से थे, बिल्कुल सही बात है। नरसिंह मेहता गुजरात से थे, बिल्कुल सही है। नामदेव महाराष्ट्र से थे, ये भी सही है। लेकिन जो मलूक दास थे, मलूक दास ये यूपी से थे। ओके, ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट इज़ द लास्ट अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी? तो 1854 में आया था वुड्स डिस्पैच। 1854 में आया था वुड्स डिस्पैच। रॉलाड एक्ट 1919 में आया था। सती प्रैक्टिस बैंड हुआ था 1829 में। और वर्नेकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। तो सबसे लास्ट इसमें से ऑप्शन डी है। यहाँ पे पेन थोड़ा सा अजीब सा चलता है यहाँ पे। ऑप्शन डी इसमें सही है, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में आया था सबसे बाद में। 45 क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सीरीज दी है और बताना है कौन सा मैच करता है कौन सा नहीं करता। तो इसमें से देखो सी इसका सही है, ऑप्शन ए 1 जो है वो 1 से सही बात है। 70, 75, 82 एडी हुआ था फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार जो था ये 1824 से 26 में हुआ था, ये दूसरा गलत है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे 4 से कनेक्ट होगा। थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो था ये 1790 से 92 में हुआ था, ये सही है। एंड जो डी है इसका 2 हो जाएगा, 1848 से 1809। हु अमंग द फॉलोइंग हैड सेड दैट भगत सिंह जिंदाबाद एंड इंकलाब जिंदाबाद है द सेम मीनिंग? किसने ये कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ एक ही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा था। ओके, 47 क्वेश्चंस पे आते हैं। ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ट्राइबल ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कन्फर्ड महात्मा गांधी विद द टाइटल ऑफ मलंग बाबा? तो किस आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कवालिया जो थे उन्होंने गांधी जी को मलंग बाबा कहा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में उनको मलंग बाबा कहा गया था। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज डज नॉट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम? तो कौन सी डिसीज नर्वस सिस्टम को अफेक्ट नहीं करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेनिंजाइटिस जो है ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट नहीं करती है, ब्रेन की डिसीज है, इसमें सूजन आ जाती है। लेकिन जो रेबीज़ है, पोलियो है, टेटेनस है, इनसे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। रेबीज़ और जो पोलियो है ये वायरल डिसीज है और जो टेटेनस है ये बैक्टीरियल डिसीज है। ओके, एट विच टाइम द सेक्रेशन ऑफ सीरोटोनिन केमिकल इन द ह्यूमन बॉडी इज एक्सेसिवली इंक्रीज? तो मानव शरीर में कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, तो एक सेरोटोनिन नामक रसायन का परिमाण होता है रिलीज। तो कौन से रोग के समय होता है ये? तो एलर्जी के टाइम होता है ये। फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा इन द ह्यूमन माउथ इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी?
तो देखो सलाइवा जो मुंह में होती है वो बहुत सारी चीज़ों से बचाती है मुंह को। और उसी तरीके से जैसे आँखों से आंसू निकलते हैं, जैसे कुछ धुआं चला जाए, कुछ चला जाए तो आँखों से आंसू आते हैं ना, तो ये भी इम्यूनिटी का काम करते हैं कि कुछ ख़राब ना हो जाए, आँख ख़राब ना हो जाए। उसी तरीके से जो ह्यूमन माउथ है उसमें सलाइवा जो है वो साइकोलॉजिकल जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है इसका काम करती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सीड इज ऑल्सो नॉन एन अनडेवलप्ड प्लांट विद इन द सीड, यानी कि वो पूरी तरह से अभी विकसित नहीं हुआ है तो उसको कहेंगे भ्रूण एम्ब्रो। तो इनमें से कौन सा नेचुरली नहीं पाया जाता है इंडिया में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्पाइडर मंकी, ये यूएसए में पाया जाता है। बाकी सारे हैं स्टार टॉर्टोइज, मॉनिटर लिजार्ड, पिग, ये सब इंडिया में पाए जाते हैं। इको सेंसिटिव जोन जो है वो हैज बीन डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, इको सेंसिटिव जोन को किस एक्ट में डिफाइन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो ये देखो ये प्रोटेक्शन यहाँ पे फॉरेस्ट आएगा, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो क्या कन्वर्ट करता है? तो ये जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है मैकेनिकल एनर्जी से, तो उसका ए हो जाएगा। 55th क्वेश्चन पे आ गए, विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइटोप्लैंक्टन इज करेक्ट। तो फाइटोप्लैंक्टन के बारे में इसमें से कौन सा सही है? तो दे आर द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ सी फूड चेन, ये बिल्कुल सही बात है। ओके, और रिस्पॉन्सिबल करते हैं ऑक्सीजन जितना भी प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, इसके लिए ये भी सही है, तो सी हो जाएगा, इसमें दोनों सही हैं। तो इनमें से कौन सा जो है वो कैटेगरी में आता है? इंटरप्लेनरी अर्थ की कैटेगरी में, तो इसमें सही हो जाएगा बी ऑप्शन, इसमें सही हो जाएगा। 57 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पास कनेक्टिंग द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड विद हिमालय। तो उत्तराखंड और जो हिमालय है उसको कौन सा जो मेजर पास है वो कनेक्ट करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नीति पास से आप उत्तराखंड से हिमालय तक जा सकते हैं। बाकी नाथुला पास ये सिक्किम में है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इस तरीके से नीति जो पास है ये उत्तराखंड का है। 58 पे आते हैं, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है आपको कौन सा करेक्ट है, यानी कि रीजन दिया गया है, असर्शन दिया गया है। तो प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फ्यूचर इज सोलर एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। आने वाले समय में सोलर एनर्जी को देखा जा रहा है फ्यूचर के लिए बहुत प्रॉमिसिंग सोर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा कदम उस दिशा में उठाए जा रहे हैं सोलर एनर्जी की दिशा में। एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स आर नॉट एक्सेसिबल एनीवेयर, ये भी बिल्कुल सही बात है। एटॉमिक एनर्जी का कहाँ तक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो नहीं है इतनी ज़्यादा। इसमें दोनों सही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन, जो कलर ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो कौन कौन से रंग में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते? तो उनको रेड और ग्रीन में पता नहीं चलता है। 60 पे आते हैं, टोटल लेंथ जो है इंडियन कोस्ट लाइन की वो 7516 किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है। शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो गोवा की है, बिल्कुल सही बात है। सबसे कम तट रेखा गोवा की है। ओके, महाराष्ट्र इज द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आफ्टर गुजरात, ये गलत है, गुजरात की है सबसे लंबी, तो इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम विंध्या माउंटेन रेंज मीट रिवर यमुना इन हैमरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है? इसका सही है बेटवा, ऑप्शन ए। 62 पे आते हैं, ईथमॉइड बॉन्ड इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो एथमॉइड नामक अस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो ये नाक में पाई जाती है, ऑप्शन डी नोज। 63 पे आते हैं, कॉर्निया ऑफ ह्यूमन आई सराउंडेड बाई थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कंजक्टिव, बिल्कुल सही बात है। मानव नेत्र का जो कॉर्निया होता है वो कंजक्टिव नामक पतली झिल्ली से घिरा होता है। इसमें से बताना है कौन सा गलत है। ओके, इन आई डोनेशन ऑन दी हेल्थी कॉर्निया इज डोनेटेड, बिल्कुल सही बात है। आई इज डोनेटेड विद इन द 24 आवर्स ऑफ डेथ ऑफ वुमेन, जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके 24 घंटे के अंतर्गत आई को डोनेट किया जाता है, नहीं 4 आवर के अंतर्गत करना चाहिए। ओके, कॉर्निया इज फाउंड ऑन आउटर पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें से गलत कौन सा है? ऑप्शन सी, यानी कि 24 घंटे नहीं 4 घंटे। 64 को देखते हैं, असर्शन दिया है और रीजन दिया है, बताना है क्या सही है। तो किडनी ट्राई टू फुलफिल द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी बाय द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन नेम्ड एंथ्रोप्रोटीन, इसका सही ये सही ऑप्शन ए, इसमें असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, एंथ्रोप्रोटीन हार्मोन स्पीड अप द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ आरबीसी, ये आरबीसी का प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है, जो ये प्रोटीन्स में पाया जाता है। और इसमें से कौन सा सही है? दोनों ही सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है ये। ओके, किडनी जो है वो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी को कम करती है, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। बहुत ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 65 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो देखो,
पेरिटोनियम जो है वो मेम्ब्रेन है जो कि किडनी को सराउंड करता है, बिल्कुल सही बात है। ओके, पेरिकॉर्डियम जो है वो मेम्ब्रेन है जो हृदय को सराउंड करता है, ये भी बिल्कुल सही है। कॉर्डियम यानी कि हार्ट, पेरिटोनियम यानी कि किडनी। लिवर का फॉर्मेशन करता है यूरिया का, ठीक है, और किडनी जो है यूराइन का। तो इसमें ये दोनों मिसमैच हैं, 3 और 4 इसमें गलत हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से याद रख लो, लिवर करता है यूरिया का फॉर्मेशन, किडनी करती है यूराइन का। ये दोनों सही हैं। पेरिकॉर्डियम मेम्ब्रेन को सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन है और पेरिटोनियम किडनी को सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन है। 66 पे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है और लोकेशन दी गई है, बताना है कौन सा सही है। तो देखो, जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये न्यू दिल्ली में नहीं, कटक में है, तो ऑप्शन ए का होगा 4। ओके, इंडियन जो इंस्टीट्यूट है सोयल साइंस का, ये है न्यू इंडियन जो इंस्टीट्यूट है सोयल साइंस का, ये भोपाल में है सोयल साइंस का, तो बी का होगा 3। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री जो है ये झांसी में है, ओके, इसका होगा 2। और नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च इसका दिल्ली में है, तो डी का 1 किस में है इसमें, इसका हो जाएगा बी। तो अगर आप इसका आपको एक भी पता था, यानी कि डी वाला पता था, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, तो आप इसका सही कर सकते थे। ओके, 67 पे आते हैं। एंजीना पेक्टोरिस इज नोन एज द परकेसर टू हार्ट अटैक, द पेशेंट फील सेम टाइप ऑफ पेन इन बोथ, इसका बताना है कौन सा सही है। तो देखो, इसमें दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा है ये, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ओके, 68 पे आते हैं। ये हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, जो कॉर्डरी आर्टरी है इसका कनेक्शन कहाँ से है, इसका हमने अभी देखा था। जो कैरोटिड आर्टरी है इसका है ऑप्शन ब्रेन से है, ऑप्शन ए का 3 है इसमें। बी जो है इसका कॉरोनरी आर्टरी हार्ट से है, ये हमने अभी देखा था। और जो मेसेनिक आर्टरी है इसका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से है, और जो रेनल आर्टरी है इसका 4 किडनी से है। ओके, तो इसमें डी सही हो जाएगा। वेयर इज स्पिंक्टर वॉल्व फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, तो स्पिंक्टर वॉल्व कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है बिटवीन ईगोफोगस एंड स्टोमक, जो हमारी आहार की नली होती है और जो हमारा पेट होता है उसके बीच में पाई जाती है स्फिंक्टर नामक की बाल्ब। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एन एनर्जी प्रोड्यूसर ह्यूमन बॉडी, तो एनर्जी प्रोड्यूसर कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस इज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी रेडॉन। 72 पे आते हैं। तो इसमें से कौन सा जो है वो एंटीसीडेंट रिवर्स है, एंटीसीडेंट मतलब जो हिमालयन नदियां हैं, हिमालय जो बना था उससे पहले की भी नदियां हैं, तो ये हैं इंदस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र, तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। 73 की देखते हैं। तो स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है कौन सी लोकल वाइंड है। इट इज़ अ हॉट एंड ड्राई वाइंड, यानी कि गर्म हवा है, डिसेंडिंग अलोंग द नॉर्थन स्लोप ऑफ एल्प्स माउंटेन में पाई जाती है। इट्स मैक्सिमम इफेक्ट इज स्विट्जरलैंड, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फोइन की बात हो रही है यहाँ पे। 74 पे आते हैं। पेयर्स दिए गए हैं और बताना है कौन सा गलत है, कौन सा मैच करता है करेक्टली। तो देखो, लिथोफाइट जो है वो प्लांट ग्रोइंग ऑन हार्ड रॉक, ये सही है। हेलोफाइट जो है प्लांट ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये नहीं, ये गलत है, हाइड्रोफाइट बोलते हैं उनको। पायरोफाइट जो है प्लांट ऑफ साल्टी सॉइल, ये भी गलत है, तो इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन ए लिथोफाइट। 75 पे आते हैं। कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1 एंड 3। सुएज कैनाल जो है वो मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है, ये सही है, याद रख लो। सू कैनाल जो है वो लेक सुपिरियर को लेक हुरॉन से कनेक्ट करता है। प्रोबायोटिक टर्म इज यूज्ड फॉर, तो प्रोबायोटिक टर्म को किसके लिए यूज किया जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड सप्लीमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स लिव्स इन द एरिया ऑफ पामीर प्लेटू, तो इनमें से कौन सी ट्राइब जो है वो पामीर प्लेटू के एरिया में रहती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए किगरिज। तो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, असर्शन और रीजन बताया है, इसमें से देखना है कौन सा सही है। तो देखो, डिस्पाइट द लैक ऑफ रेनफॉल इन पाकिस्तान, ये एग्रीकल्चर कंट्री है, कृषि प्रधान देश है, भले ही उसमें वर्षा का अभाव है, ये सही बात है। इन नेटवर्क ऑफ कैंस केनाल्स इज लेड हियर, ओके, क्योंकि यहाँ पे कैनाल्स का जाल बिछा हुआ है, इसलिए यहाँ पे पूर्ति हो जाती है पानी की, तो इसका सही उत्तर है ये ए, यानी कि दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। 79 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज इंक्लूडेड अंडर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, डिजुबोटी,
सोमालिया एंड इथोपिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मेलेंसिया आइलैंड, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है टोंगा, बाकी सारे ये पार्ट हैं। अगली वीडियो में दूसरा पार्ट आएगा जिसमें बाकी सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।